आप सुन रहे हैं द एनाटॉमी ऑफ वायलेंस, द बायोलॉजिकल रूट्स ऑफ क्राइम। लेखक एड्रियान रेन। नमस्ते मेरे दोस्तों। आइए आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलता हूं जहां हम इंसानी दिमाग के उन अंधेरे कोनों में झांकेंगे जहां हिंसा और अपराध जन्म लेते हैं। ये यात्रा है एड्रियन रेनी की किताब द एनाटॉमी ऑफ वायलेंस के साथ, जो हमें बताती है कि हिंसा सिर्फ एक सामाजिक या नैतिक समस्या नहीं है, बल्कि इसकी गहरी जैविक जड़ें भी हैं। ये कहानी एक सवाल से शुरू होती है। आखिर क्यों कुछ लोग हिंसक हो जाते हैं जबकि ज्यादातर लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं? क्या ये उनके पालन पोषण का नतीजा है, या फिर उनके अंदर ही कुछ ऐसा छिपा है जो उन्हें खूनी बना देता है? ये वही सवाल है जो 1871 में एक इतालवी चिकित्सक सेसरे लोम्ब्रोसो ने उठाया था। एक अपराधी के शव का परीक्षण करते हुए उन्होंने महसूस किया कि अपराधियों की खोपड़ी और शारीरिक बनावट में कुछ अलग होता है, जो उन्हें इंसानी विकास के निचले पायदान पर रखता है। उनका मानना था कि अपराधी पैदा होते हैं, बनते नहीं। हालांकि उनके ये विचार बाद में नस्लवादी सिद्धांतों से जुड़ गए और उनका खूब विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने एक बीज बो दिया था, ये कि हिंसा की जड़ें हमारे जीव विज्ञान में छिपी हो सकती हैं। 20वीं सदी में ये बीज दब गया और समाजशास्त्रियों ने अपराध को पूरी तरह सामाजिक संरचना का नतीजा बता दिया। लेकिन अब नई तकनीकों और शोधों की बदौलत ये बीज फिर से अंकुरित हो रहा है। आधुनिक विज्ञान, या यूं कहें कि न्यूरोक्रिमिनोलॉजी, ये साबित कर रही है कि हिंसा के पीछे हमारा विकासवादी इतिहास भी एक बड़ा कारण है। सोचिए, लाखों साल पहले हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे। वहां जीवित रहने के लिए संसाधन जुटाना, अपने साथी की रक्षा करना और अपने जीन को आगे बढ़ाना ही सबसे बड़ा मकसद था। इस जंगल में आक्रामकता और हिंसा एक सफल रणनीति थी। जो जितना ज्यादा आक्रामक था, उसे उतने ही ज्यादा संसाधन मिलते थे, उतने ही ज्यादा साथी मिलते थे, और उसकी संतानें भी उतनी ही सफल होती थीं। यही वजह है कि आज भी जब हम किसी को मारते पीटते देखते हैं तो वह दरअसल उसी प्राचीन वृत्ति का प्रदर्शन हो सकता है जो हमारे भीतर गहरे दबी हुई है। लेकिन ये सब सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं है। औरतों में हिंसा का रूप अलग होता है। वे ज्यादा सतर्क रहती हैं और उनकी आक्रामकता अक्सर शारीरिक न होकर सामाजिक और भावनात्मक होती है, जैसे किसी की बदनामी करना या उसे समाज से अलग कर देना। यह भी एक तरह की रणनीति है, अपने अस्तित्व को बचाने और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की। ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि हिंसा हमारी किस्मत में लिखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा पर्यावरण भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अफ्रीका के कुंग बुशमैन जनजाति को देखिए, जो बेहद कठोर परिस्थितियों में रहते हैं। वहां जीवित रहने के लिए सहयोग और परोपकारिता ही एकमात्र रास्ता है, इसलिए वे बेहद शांति प्रिय हैं। वहीं अमेजन के मुंडुरुकु गांव में, जहां संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लोग ज्यादा प्रतिस्पर्धी और आक्रामक हैं। और यानोमामो जनजाति, जहां हिंसा को महिमामंडित किया जाता है, वहां के सबसे हिंसक पुरुषों के सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं। यानी हमारा पर्यावरण ही यह तय करता है कि हमारे अंदर की हिंसक प्रवृत्ति कितनी हावी होगी। इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण है बच्चों की हत्या। ये सुनने में जितना भयानक लगता है, लेकिन विकासवादी मनोविज्ञान इसे एक क्रूर रणनीति बताता है। खासकर जीवन के पहले साल में अगर माता पिता को लगता है कि बच्चा कमजोर है, या उसके जीवित रहने की संभावना कम है, या फिर उनके पास उसे पालने के लिए संसाधन नहीं है, तो वे उसे त्याग सकते हैं या मार भी सकते हैं। ये बेहद क्रूर है, लेकिन ये हमारे जीन की उस प्राचीन आवाज का हिस्सा है जो कहती है कि अपने मौजूदा बच्चों और खुद को बचाने के लिए कमजोर को छोड़ दो। और फिर है यौन हिंसा। बलात्कार को भी एक जैविक रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। एक पुरुष के अपने जीन को फैलाने की सबसे त्वरित और बिना किसी निवेश के रणनीति। यही वजह है कि यौन प्रतिद्वंद्विता और ईर्ष्या भी हिंसा की बड़ी वजह बनती है। एक पुरुष अपने साथी की वफादारी पर शक होने पर हिंसक हो सकता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वह किसी और के बच्चे को तो नहीं पाल रहा। लेकिन क्या हिंसा सिर्फ हमारी प्राचीन वृत्तियों का खेल है? इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे जीन कैसे हमें अपराधी बना सकते हैं। ये कहानी है जेफरी लैंडगन की, जिसे उसकी मां ने छोड़ दिया और एक प्यार करने वाले परिवार ने गोद ले लिया। इसके बावजूद जेफरी बचपन से ही मुश्किलों में रहा, शराब पीने लगा और आखिरकार एक हत्या कर बैठा। जेल में उसे पता चला कि उसका जैविक पिता भी एक हिंसक अपराधी था और उसे भी फांसी की सजा मिली थी। ये महज एक इत्तेफाक था, या फिर कोई गहरा रिश्ता? आधुनिक विज्ञान कहता है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। जुड़वां बच्चों पर हुए अध्ययनों से पता चला है कि अगर एक जैसे जुड़वां, जिनके जीन बिल्कुल एक जैसे होते हैं, में से एक अपराधी है, तो दूसरे के भी अपराधी होने की संभावना बहुत अधिक होती है, चाहे वे अलग अलग माहौल में पले बड़े हों। वहीं दूसरे प्रकार के जुड़वां, जिनके जीन आधे मिलते हैं, में ये संभावना कम होती है। गोद लिए गए बच्चों पर हुए अध्ययनों में भी यही बात सामने आई कि अगर किसी बच्चे के जैविक माता पिता अपराधी हैं, तो उसके भी अपराधी होने की आशंका बढ़ जाती है, भले ही उसे एक अच्छे परिवार ने पाला हो। इन सबसे अंदाजा लगता है कि अपराध और हिंसा में जीन की भूमिका लगभग 40 से 50% होती है।
लेकिन क्या कोई एक खास अपराधी जीन होता है? ऐसा नहीं है। ये कई जीनों का जटिल खेल है। शुरुआत में XYY क्रोमोसोम वाले पुरुषों को सुपर पुरुष कहकर खतरनाक बताया गया, लेकिन बाद में यह सिद्धांत खारिज हो गया। हालांकि MAOA नामक जीन जरूर दिलचस्प है। इसे वॉरियर जीन यानी योद्धा जीन भी कहा जाता है। ये जीन हमारे दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे रसायनों को नियंत्रित करता है। अगर ये जीन कम सक्रिय है तो दिमाग में इन रसायनों का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे आवेग और आक्रामकता बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ एक और पेच है। MAOA जीन तभी अपना कहर ढाता है जब बचपन में व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो। यानी अगर किसी के पास योद्धा जीन भी है लेकिन उसे एक प्यार भरा मान मिला, तो वह शायद कभी हिंसक ना बने। लेकिन अगर वही जीन दुर्व्यवहार के साथ मिल जाए तो एक हिंसक अपराधी तैयार हो सकता है। यही है जीन और पर्यावरण का खतरनाक नृत्य। इसी तरह हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर भी हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। कम सेरोटोनिन आवेग और आक्रामकता से जुड़ा है, जबकि डोपामाइन हमें इनाम दिलाने वाली चीज़ों जैसे सेक्स या ड्रग्स की ओर खींचता है। यही वजह है कि कुछ लोगों को हिंसा करने में एक अजीब सा सुख मिलता है। अब हम दिमाग के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जो हिंसा का सबसे बड़ा केंद्र है। ये कहानी है दो हत्यारों की। एक है रैंडी क्राफ्ट, जिसने 1971 से 1983 के बीच करीब 64 युवकों की हत्या की। वह एक बुद्धिमान, शिक्षित और सम्मानित व्यक्ति था जो रात में हत्याएं करता था और दिन में सामान्य जीवन जीता था। उसकी हत्याएं सुनियोजित, साफ सुथरी और बेहद ठंडे दिमाग से की गई थीं। दूसरी तरफ है एंटोनियो बुस्टामांटे, जिसने एक बूढ़े व्यक्ति को लूटने के चक्कर में मार डाला। उसकी हत्या अव्यवस्थित, उतावली और भावनात्मक थी। इन दोनों के दिमागों में क्या फर्क था? एड्रियन रेनी ने PET स्कैन नामक तकनीक से हत्यारों के दिमागों की तस्वीरें लीं और उनकी तुलना आम लोग से की। उन्होंने पाया कि हत्यारों के दिमाग के अगले हिस्से, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, में गतिविधि बहुत कम थी। यही वह हिस्सा है जो हमारे आवेगों को नियंत्रित करता है, हमें सही गलत का फैसला करने में मदद करता है और हमारी भावनाओं पर लगाम लगाता है। जब यह हिस्सा कमजोर होता है तो दिमाग का भावनात्मक केंद्र, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, हावी हो जाता है। नतीजा, गुस्सा, डर और हिंसा पर से नियंत्रण खत्म हो जाता है। रैंडी क्राफ्ट जैसे सीरियल किलर के मामले में ये खामी और भी गहरी है। उनके दिमाग का भावनात्मक हिस्सा भी बेहद सुस्त होता है। उनमें डर, सहानुभूति और पछतावा जैसी भावनाएं ही नहीं होती। वे दूसरों के दर्द को नहीं समझ पाते। यही वजह है कि वे इंसानों को सिर्फ एक वस्तु की तरह देखते हैं जिसका इस्तेमाल करके फेंका जा सकता है। यह स्थिति साइकोपैथी कहलाती है। उनके दिमाग का वह हिस्सा जो नैतिक फैसले लेने और दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करता है, ठीक से काम नहीं करता। यही नहीं, हमारा वह तंत्र भी जो हमें खतरे से बचाता है, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, भी हिंसा में भूमिका निभाता है। आप जब भी कोई डरावना या हिंसक काम करने की सोचते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपको पसीना आने लगता है। यह आपका तंत्रिका तंत्र आपको सचेत कर रहा होता है। लेकिन कुछ लोगों में यह प्रणाली ही सुस्त होती है। उनके दिल की धड़कन सामान्य से कम होती है। वे डर को महसूस ही नहीं कर पाते। यही फियरलेसनेस उन्हें अपराध करने के लिए प्रेरित करती है। उन्हें पकड़े जाने का, सजा मिलने का कोई डर नहीं होता। वे जीवन में उत्तेजना और रोमांच की तलाश में रहते हैं और हिंसा उन्हें यह सब देती है। बचपन में अगर किसी बच्चे का दिल धीमा धड़कता है और उसे डर का एहसास कम होता है तो भविष्य में उसके हिंसक अपराधी बनने की संभावना बढ़ जाती है। एक अध्ययन में पाया गया कि 3 साल की उम्र में जिन बच्चों में डर प्रतिक्रिया कम थी, वे 23 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ज्यादा अपराध कर चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ साइकोपैथ बहुत सफल भी होते हैं। वे कभी पकड़े नहीं जाते। वे बड़े बड़े व्यापारी, CEO या राजनेता बन जाते हैं। उनका दिमाग और तंत्रिका तंत्र इस कदर मजबूत होता है कि वे अपनी कमियों को छुपा लेते हैं और समाज में घुल मिल जाते हैं। यानी एक ही जैविक प्रवृत्ति किसी को खूंखार अपराधी बना सकती है तो किसी को सफल इंसान। अब हम हर्बर्ट वेनस्टीन की कहानी सुनते हैं। वह एक साधारण विज्ञापन कार्यकारी था। एक दिन अपनी पत्नी से बहस के दौरान उसने उसकी हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को खिड़की से बाहर फेंक दिया। जब उसका मुकदमा चल रहा था तो उसके वकील ने उसके दिमाग की स्कैन कराने का फैसला किया। स्कैन में पता चला कि उसके दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक बड़ा सिस्ट था जो वर्षों से धीरे धीरे बढ़ रहा था और दिमाग के उस हिस्से को दबा रहा था जो भावनाओं और आवेगों को नियंत्रित करता है। ये पहली बार था जब किसी हत्या के मुकदमे में दिमाग की स्कैन को सबूत के तौर पर पेश किया गया। वेनस्टीन को पागलपन के आधार पर सजा से बचने की कोशिश की गई, लेकिन वह पूरी तरह सफल नहीं हुई। फिर भी उसे दूसरी डिग्री की हत्या का दोषी ठहराया गया और कम सजा मिली। ये मामला दिखाता है कि दिमाग में कोई भी संरचनात्मक खराबी हमारे व्यवहार को कितना प्रभावित कर सकती है।
यही खराबी चोट, जीन या जन्मजात विकारों के कारण हो सकती है। फिनियस गेज नाम के एक रेलवे कर्मचारी का उदाहरण तो बहुत मशहूर है। एक विस्फोट में लोहे की छड़ उसके दिमाग के आगे के हिस्से को चीरती हुई निकल गई। इस घटना के बाद वह एक जिम्मेदार और मिलनसार इंसान से बदतमीज, आवेगी और गाली गलौज करने वाला इंसान बन गया। ये साबित करता है कि दिमाग का यह हिस्सा हमारे व्यक्तित्व और नैतिकता का केंद्र है। यही नहीं, बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के तुरंत बाद की स्थितियां भी उसके भविष्य का फैसला कर सकती हैं। पीटर सुटक्लिफ, जिसने 13 महिलाओं की हत्या की, का जन्म मुश्किल से हुआ था। उसे ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा था, जिससे उसके दिमाग को नुकसान पहुंचा। कोपेनहेगन में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन बच्चों का जन्म जटिलताओं के साथ हुआ और जिनकी मां ने उन्हें पहले साल में ही ठुकरा दिया, उनमें हिंसक अपराधी बनने की संभावना कई गुना बढ़ गई। माँ का गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान और शराब पीना भी बच्चे के दिमाग के विकास को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। धूम्रपान करने वाली माताओं के बच्चों में बड़े होकर हिंसक व्यवहार की संभावना अधिक पाई गई। यहाँ तक कि बच्चे के हाथ की उंगलियों की लंबाई भी उसके हिंसक होने का संकेत दे सकती है। अनामिका उंगली, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से जुड़ी होती है, अगर तर्जनी से लंबी हो तो इसका मतलब है कि गर्भ में बच्चा ज्यादा टेस्टोस्टेरोन के संपर्क में आया था, जो आक्रामकता से जुड़ा है। ये सिलसिला यही नहीं रुकता। हम जो खाते हैं वो भी हमारे हिंसक होने का कारण बन सकता है। 1944 to 1945 में हॉलैंड में डच हंगर विंटर नाम का भयंकर अकाल पड़ा था। जो महिलाएं उस समय गर्भवती थीं, उनके बच्चे बड़े होकर आम लोगों की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा असामाजिक व्यक्तित्व विकार एएसपीडी के शिकार हुए। यानी गर्भ में पोषण की कमी दिमाग के विकास को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। आयरन, जिंक, प्रोटीन और ओमेगा में इस 3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्वों की कमी भी बच्चों में आक्रामकता और अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। जो देश जितनी ज्यादा मछली खाते हैं, वहाँ हत्या की दर उतनी ही कम होती है। ओमेगा में 3 दिमाग के लिए बेहद जरूरी है। इसकी कमी से दिमाग का विकास ठीक से नहीं हो पाता, जिससे सीखने की क्षमता घटती है और आवेग बढ़ता है। रिफाइंड शुगर और कार्बोहाइड्रेट भी हिंसा को बढ़ावा देते हैं। ये ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव पैदा करते हैं, जिससे चिड़चिड़ापन और आवेगी व्यवहार बढ़ता है। इससे भी खतरनाक हैं भारी धातुएं, जैसे सीसा, कैडमियम और मैग्नीज। सीसा एक न्यूरोटॉक्सिन है, जो दिमाग के उसी हिस्से को नुकसान पहुंचाता है जो आवेगों को नियंत्रित करता है। जिन बच्चों के खून में सीसा ज्यादा होता है, वे बड़े होकर ज्यादा हिंसक और अपराधी बनते हैं। अमेरिका में जब 1970 और 80 के दशक में पेट्रोल से सीसा हटाया गया, तो 1990 के दशक में हिंसा में भारी गिरावट देखी गई। ये कोई संयोग नहीं था। और फिर है मानसिक बीमारी, खासकर सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया से पीड़ित लोगों में हिंसा का खतरा आम लोगों की तुलना में कई गुना ज्यादा होता है। उनके दिमाग में पैरानोइया, भ्रम और भावनात्मक असंतुलन हिंसा को जन्म दे सकता है। लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि अधिकतर मानसिक रोगी हिंसक नहीं होते। अब तक हमने हिंसा के कई टुकड़े देखे: जीन, दिमाग, जन्म संबंधी जटिलताएं, कुपोषण, जहरीली धातुएं, मानसिक बीमारी। असली तस्वीर तब बनती है जब इन टुकड़ों को जोड़ा जाता है। यह एक बायोसोशल पहेली है। सबसे बड़ा उदाहरण है हेनरी ली लुकास, जिसने अपनी मां समेत 11 लोगों की हत्या की बात कबूल की और सैकड़ों हत्याओं में उसका नाम आया। उसकी मां एक वेश्या थी जो उसे पीटती थी, उसे शराब पिलाती थी और उसके सामने यौन संबंध बनाती थी। उसे बचपन में कई बार सिर में चोट लगी, वह कुपोषित रहा। और उसके पिता भी शराबी और हिंसक थे। यानी उसके जीवन में जैविक और सामाजिक हर तरह के खतरे मौजूद थे। अकेले कोई एक कारक उसे हत्यारा नहीं बना सकता था, लेकिन इन सब के मिलने से एक हत्या की मशीन तैयार हो गई। शोध बताते हैं कि जब जैविक और सामाजिक जोखिम एक साथ मिलते हैं, तो हिंसा की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे का जन्म जटिलताओं के साथ हुआ और उसकी मां ने उसे ठुकरा दिया, तो वह बड़ा होकर हिंसक अपराधी बन सकता है। या फिर अगर किसी बच्चे में शारीरिक असामान्यताएं हैं और वह अस्थिर पारिवारिक माहौल में पल रहा है, तो उसके अपराधी बनने का खतरा बढ़ जाता है। सोशल पुश परिकल्पना यह कहती है कि एक अच्छा माहौल जैविक कमजोरियों को दबा सकता है, जबकि एक बुरा माहौल उन्हें और उभार सकता है। यानी अगर किसी बच्चे में हिंसा की जैविक प्रवृत्ति है, लेकिन उसे एक प्यार भरा और सुरक्षित परिवार मिलता है, तो वह शायद कभी हिंसक न बने। लेकिन अगर वही बच्चा दुर्व्यवहार और उपेक्षा के माहौल में पलता है, तो उसके हिंसक बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यहाँ तक कि पड़ोस का माहौल भी बच्चे के दिमाग को प्रभावित कर सकता है। हिंसक पड़ोस में रहने वाले बच्चों का आईक्यू स्तर गिर जाता है, जिससे उनके भविष्य में अपराधी बनने की संभावना बढ़ जाती है। और फिर है एपिजेनेटिक्स का कमाल। माँ का प्यार और देखभाल सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि जैविक भी होती है। एक माँ का स्पर्श और लगाव बच्चे के जीन को चालू या बंद कर सकता है। जिन चूहों की माएं उन्हें ज्यादा चाटती और संवारती थीं, उनमें तनाव से निपटने की क्षमता बेहतर थी, जबकि जिन्हें कम देखभाल मिली, वे ज्यादा डरपोक और आक्रामक थे। यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। जिन बच्चों को माँ का प्यार नहीं मिलता, उनके दिमाग में ऐसे रासायनिक बदलाव होते हैं
जो उन्हें आक्रामक और हिंसक बना सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या हिंसा का इलाज संभव है? क्या हम अपराध को ठीक कर सकते हैं? ये कहानी है डैनी नाम के एक लड़के की। वो एक अच्छे परिवार से था, लेकिन बचपन से ही मुश्किलों में रहता था। ड्रग्स बेचना, चोरी करना उसकी दिनचर्या थी। उसे सुधार गृह भेजा गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसके माता पिता ने उसे एक बायो फीडबैक क्लिनिक में भर्ती कराया। वहां उसे अपने दिमाग की तरंगों को नियंत्रित करना सिखाया गया। धीरे धीरे उसका आवेगी व्यवहार कम हुआ और वह एक सफल छात्र बन गया। ये साबित करता है कि जैविक प्रवृत्तियां भाग्य नहीं होती, उन्हें बदला जा सकता है। बचपन में ही हस्तक्षेप करना सबसे कारगर उपाय है। डेविड ओल्ड्स के एक ऐतिहासिक अध्ययन में गर्भवती महिलाओं को नर्सें घर पर जाकर स्वास्थ्य शिक्षा और सहायता देती थीं। जब उनके बच्चे 15 साल के हुए तो पाया गया कि उन बच्चों में गिरफ्तारी और अपराध की दर उन बच्चों की तुलना में बहुत कम थी जिन्हें यह सहायता नहीं मिली थी। यानी शुरुआती दौर में किया गया एक छोटा सा प्रयास भी जीवन भर के लिए हिंसा को रोक सकता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड का सेवन बढ़ाना, ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, यहाँ तक कि खान पान में सुधार करना भी आक्रामकता को कम करने में मददगार साबित हुआ है। एक अध्ययन में जेल के कैदियों को ओमेगा-3 विटामिन और खनिजों की खुराक दी गई तो उनके हिंसक व्यवहार में भारी कमी आई। हालांकि कुछ उपाय विवादास्पद भी हैं, जैसे यौन अपराधियों का रासायनिक बधियाकरण। ये कारगर तो है, लेकिन नैतिक सवाल खड़े करता है। ये सारी जानकारी हमें एक बड़ी पहेली के सामने खड़ा करती है, कानून और न्याय की पहेली। अगर हिंसा के लिए कोई व्यक्ति पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसका दिमाग और उसका माहौल उसे अपराधी बनाते हैं, तो क्या उसे सजा देना सही है? श्रीमान ऑफ्ट का मामला देखिए। एक साधारण मध्यम वर्गीय व्यक्ति को अचानक से बच्चों के प्रति यौन आकर्षण होने लगा। पता चला कि उसके दिमाग में एक ट्यूमर था जो उसके ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स को दबा रहा था। जैसे ही ट्यूमर हटाया गया, उसकी यौन इच्छाएं खत्म हो गई। ट्यूमर दोबारा बढ़ा तो इच्छाएं भी लौट आईं। तो क्या वो अपने अपराध के लिए जिम्मेदार था? क्या उसके पास स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल थी? इसके विपरीत है डोंटा पेज का मामला। उसने एक युवती के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। उसका बचपन नर्क से कम नहीं था। बेहद गरीबी, यौन शोषण, मां की उपेक्षा और कई बार सिर में चोट लगना। उसके दिमाग की स्कैन से पता चला कि उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में खराबी थी, जो आवेगों को नियंत्रित करता है। तो क्या उसे मौत की सजा देना न्यायसंगत था? उसके पास वही स्वतंत्र इच्छा नहीं थी जो एक सामान्य व्यक्ति के पास होती है। हमारी न्याय प्रणाली इस दुविधा से जूझ रही है। एक तरफ हम पीड़ितों के लिए न्याय चाहते हैं, हम बदला लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ, अगर अपराधी के दिमाग में कोई खराबी है, तो क्या उसे उतनी ही सजा देना सही है? ये सवाल हमारे स्वतंत्र इच्छा की धारणा पर ही सवालिया निशान लगा देता है। तो भविष्य में क्या होगा? एड्रियन रेनी हमें एक ऐसे भविष्य की तस्वीर दिखाते हैं जहां न्यूरोक्रिमिनोलॉजी की मदद से हिंसा को जन्म से पहले ही रोका जा सकेगा। किप किंकेल की कहानी इसकी मिसाल है। 15 साल के किप को मानसिक समस्याएं थीं। उसने अपने पिता से एक बंदूक मांगी और फिर अपने माता पिता की हत्या करके स्कूल में गोलीबारी कर दी। रेनी कहते हैं कि अगर उस समय न्यूरोक्रिमिनोलॉजी के उपकरण होते तो शायद इस त्रासदी को टाला जा सकता था। वे एक ऐसे कार्यक्रम की कल्पना करते हैं जिसका नाम है लोम्ब्रोसो। इसमें स्कूलों और समुदायों में बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। उनके जीन, दिल की धड़कन, दिमाग की तरंगे और सामाजिक परिस्थितियों का आकलन करके यह अनुमान लगाया जाएगा कि भविष्य में कौन सा बच्चा हिंसक हो सकता है। फिर उन बच्चों को विशेष पोषण, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और शैक्षिक संसाधन देकर उन्हें हिंसा के रास्ते से हटाया जा सकेगा। ये एक क्रांतिकारी और विवादास्पद विचार है। इससे नागरिक स्वतंत्रता पर खतरा मंडराता है। क्या सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि वो भविष्य के अपराधियों की पहचान करे और उन पर नजर रखे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम उन बच्चों को जिन्होंने अभी कोई अपराध नहीं किया है अपराधी की तरह देखने लगे? ये एक नाजुक संतुलन है। रेनी इस बात पर जोर देते हैं कि हमें हिंसा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में देखना होगा, न कि सिर्फ एक नैतिक विफलता के रूप में। जिस तरह हमने पोलियो या तपेदिक को टीकों और स्वच्छता से खत्म किया, उसी तरह हमें हिंसा को भी वैज्ञानिक और चिकित्सीय तरीकों से खत्म करना होगा। इसके लिए हमें अपराधियों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना होगा। ये समझना होगा कि वे भी किसी जैविक और सामाजिक परिस्थिति के शिकार हैं। तो दोस्तों, द एनाटॉमी ऑफ वायलेंस हमें एक गहरी सीख देती है। हिंसा कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि उसकी अपनी एक शारीरिक रचना है जिसे हम समझ सकते हैं, माप सकते हैं और इलाज भी कर सकते हैं। ये हमें हमारी प्राचीन वृत्तियों, हमारे जीन, हमारे दिमाग, हमारे जन्म और हमारे पोषण के उस जटिल जाल से रूबरू कराती है जो एक हिंसक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ये किताब हमारे सामने कठिन सवाल खड़े करती है। क्या हमें अपराधियों से नफरत करनी चाहिए या उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए? क्या हमारी न्याय व्यवस्था को बदलने की जरूरत है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां हिंसा जैसी कोई चीज ना हो? ये हम पर निर्भर करता है कि हम विज्ञान की इन नई खोजों का इस्तेमाल एक बेहतर, सुरक्षित और ज्यादा मानवीय दुनिया बनाने के लिए करें, न कि लोगों को कलंकित करने या उन पर नियंत्रण करने के लिए।
क्योंकि आखिर में हिंसा को समझना ही उसे हराने की पहली सीढ़ी है।